हेलो स्टूडेंट्स। हेलो, आप लोग कैसे हो? अच्छे हो ना? ठीक है। ये हमारा अभी सेकंड वीडियो है। कल तक हमने बताए थे कि चार्ज के बारे में, चार्ज का डेफिनेशन क्या है, उसका उसके बाद उसका इक्वेशन। नेक्स्ट फर्स्ट हम बोले थे कि चार्ज का डेफिनेशन रिमाइंड कर लो, डेफिनेशन, उसके बाद उसका इक्वेशन। नेक्स्ट व्हाट? यूनिट। नेक्स्ट रिलेशंस, रिलेशन among the units, relation among the units. Okay. Next, what are the different dimensions? Okay. And next the what? Charge is a scalar or vector quantity that we have told last time. Okay. After that we have told the different types of charge. What? Different types of charge. Okay. कितने टाइप का है? पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव मतलब क्या है? लॉस। पॉजिटिव मतलब लॉस, और डेफिसिटी हम बोल सकते हैं, डेफिसिटी। ओके। और नेगेटिव का मतलब गेन, मतलब ज्यादा है उसमें इलेक्ट्रॉन्स, और यू कैन से एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एटम्स और molecules present in a substance. इसको हम नोटिफाई करेंगे n dash. Okay, so n dash is what? Atoms or molecules present in a substance is small m divided by capital M into n. Okay, so what is m here? Small m is given mass. What? Given mass. Capital N is, capital M is atomic or molecular mass. Okay, and what is n? N is Avogadro's number. What is the value of it? 6.023 into 10 to the power 23 मोल इनवर्स। एक मोल पे इतना ही मॉलिक्यूल्स रहेगा। 6.023 into 10 to the 23 मोल पर मोल। ओके, सो गिवन मास, सपोज यहाँ पे हम जो एग्जांपल लेते हैं 1 लीटर, सपोज 1 लीटर इज इक्वल टू 1 kg। 1 kg ऑफ वाटर पे कितना वाटर मॉलिक्यूल्स है, हम यह फॉर्मूला से पता लगा सकते हैं। ओके, सो M मींस मॉलिक्यूलर मास, वाटर का मॉलिक्यूलर मास आप निकालेंगे। गिवन मास है m गिवन है, सो एवरीथिंग यू हैव यू कैन कैलकुलेट फ्रॉम दिस फॉर्मूला। ओके ओके, next thing is, if a body contains n1 number of electrons, n1 क्या है? Number of electrons। हमको अगर फार्मूला हम यहाँ अभी बताए थे, अभी n equal to QE, right? So Q equal to how much? n times E। अगर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट हो गया है, E इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, तो टोटल चार्ज क्या होगा? n टाइम्स E। ओके, सो यू हैव n1 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो ये जो n1 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, उसमें कितना चार्ज होगा? चार्ज कितना होगा? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स है? n1।
यहाँ पे कितना है n। सो ई फॉर्मूला के हिसाब से हम क्या बोल सकते हैं, Q is n1 times E। okay, since we have considered electrons, so minus n1 times E, what it is, minus n1 times E। so n1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना हुआ, माइनस n1 E। अगर उसी बड़ी पे n2 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हुआ होगा, कितना है, n2 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, तो वहां से हम निकाल सकते हैं कि वही n2 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का चार्ज क्या होगा, दिस फॉर्मूला n2 टाइम्स E। so n2 times E। so inside an atom, since we have already told that proton is positively charged and electron is negatively charged, inside atom neutron is also there, but it is what, it has no charge। so we have only considered proton and electron। so what is the total charge of the body, net charge or total charge of the body। अगर एक बॉडी पे n1 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, n2 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होगा, तो व्हाट इज द फार्मूला फॉर द टोटल चार्ज ऑफ द बॉडी, इसको ऐड कर देंगे, क्या, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल जितना चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन का उसको टोटल जितना चार्ज होगा प्रोटॉन के चार्ज पे ऐड कर देंगे, तो क्या होगा, n2e इलेक्ट्रॉन का है माइनस इलेक्ट्रॉन होगा क्या, माइनस n1e प्लस n2e। यहां से आप लिख सकते हो n2 माइनस n1 टाइम्स e। ओके ओके बच्चों, एग्जाम्पल के तौर पे हम लिख सकते हैं, अगर आपके पास 15 इलेक्ट्रॉन्स है, ओके, एंड 15 इलेक्ट्रॉन्स है एंड 12 प्रोटॉन्स है, so नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ये। so इस फार्मूला को हम लिखेंगे तो क्या होगा, हमको पूछा गया है कि टोटल चार्ज इस बॉडी पे, अगर एक बॉडी पे 15 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, 12 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, so यहाँ पे पहले बताओ ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हियर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये कंडीशन आएगा तो क्या होगा, याद कर लो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा तो वो नेगेटिवली चार्ज होगा। ओके, सो क्या फॉर्मूला हम क्या लिख सकते हैं, टोटल चार्ज, n2 is how much, 12 number of protons, we can write। okay, so 12 minus 15 times E, कितना होगा, -3e, -3 into 1.6 into 10 to the power -19 coulomb, so -4.8 into 10 to the power -19 coulomb ये हो सकता है। so उस बॉडी में टोटल चार्ज कितना होगा, 4.8 into 10 to the power -19 coulomb, negative sign indicates that the body is negatively charged। okay, next what we will study, continuous distribution of charge। इसको समझ में आ गया, ओके, एग्जांपल्स बुक्स में है, आप देख सकते हैं, जो भी डाउट्स वगैरह होगा आप पूछेंगे। ओके ओके, next thing, continuous distribution of charge। continuous distribution of charge, इसका मतलब क्या है, अगर हम एक बॉडी के ऊपर चार्ज, मतलब उसको चार्ज देना चाहते हैं, तो उसको चार्ज देती, मतलब सपोज 2 कूलम चार्ज देती,
2 कूलम चार्ज मतलब 6.25 into 2 into 10 to the power 18 number of electrons. So वो सभी इलेक्ट्रॉन जाके उस बॉडी पे किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होकर रहते हैं, उसके बारे में हम यहां से पता लगा सकते हैं। कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज मतलब अगर एक बॉडी को हम चार्ज दे दिए तो वो सभी चार्ज ऐसे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होकर रहेंगे सच दैट कि उसका ईच यूनिट पार्ट, उस बॉडी का ईच यूनिट पार्ट का चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होगा सभी पे सेम ही आएगा। और एक बार बोलता हूं, इफ टोटल चार्ज गिवन टू ए बॉडी इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, if total charge given to a body is uniformly distributed such that each unit part of the body gets equal magnitude of charge. इसको हम समझते हैं ऐसे कि सपोज एक रूम के अंदर 50 स्टूडेंट्स आ रहे हैं क्लास के अंदर, सभी जाके बैठ के, मतलब इसको कंपेयर कर रहा हूं मैं यूनिफॉर्मली कैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। सो टोटल स्टूडेंट्स एंट्री करके सभी डेस्क पे 5 बैठ के, ओके। सो 10 रोज पे खत्म, कंप्लीट। अभी हम बोलेंगे ईच यूनिट बेंच का और डेस्क का नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 5, राइट। सो जहां पे आप देखेंगे, मतलब जिसी भी डेस्क पे या बेंच पे देखेंगे तो कितने स्टूडेंट्स वहां पे है, 5। सो ईच यूनिट डेस्क कंटेन्स 5 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। सो ईच पार्ट ऑफ द बॉडी गेट्स सेम इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तभी हम बोल सकते हैं कि वो कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूट होकर बैठे हैं, मतलब चार्ज जो हम दिए हैं वो कंटिन्यूअसली उस बॉडी पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होकर रहे। तो वो 3 तरह का डिस्ट्रीब्यूशन हम बोल सकते हैं। कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज जो है वो 3 तरह का कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है। कौन कौन सा है, लाइन पे वो डिस्ट्रीब्यूट होकर बैठ सकते हैं, एक सरफेस पे बैठ सकते हैं, वॉल्यूम पे भी बैठ सकते हैं, राइट। तो फर्स्ट थिंग इज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। उसका फिजिकल क्वांटिटी को हम बोलेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी। उस हिसाब से सरफेस चार्ज डेंसिटी, राइट, सरफेस चार्ज डेंसिटी, दिस इज लीनियर चार्ज डेंसिटी। थर्ड थिंग इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, राइट। लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। व्हाट इज द physical quantity for linear charge density? Lambda. What it is? Lambda. Lambda is how much? Q by L. What? अगर हम एक लाइन पे Q चार्ज दे रहे हैं, so what is linear charge density here? The amount of charge content or unit length. और unit length पे कितना चार्ज है, वही है linear charge density. Okay? For यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज है और यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज अमाउंट है, वही है लीनियर चार्ज डेंसिटी, ओके। सो इस हिसाब से क्या बोल सकते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी, उसका सिंबल है सिग्मा, ओके। सिग्मा इज Q by A, मतलब पर यूनिट सरफेस एरिया पे कितने चार्ज है, अमाउंट ऑफ चार्ज कंटेंट पर यूनिट सरफेस एरिया इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। उसी हिसाब से रो आ गया हमारा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, कितना होगा, Q by V। So amount of charge content per unit volume is known as volume charge density. Amount of charge content per unit volume is known as volume charge density. हो गया। Amount of charge content per unit length, amount of charge content per unit surface area, amount of charge content per unit volume. LCD, SCD, BCD, लैम्बडा, सिग्मा, रो। हो गया। फिजिकल क्वांटिटी इक्वेशन हो गया, डेफिनेशन इक्वेशन, उसके बाद क्या होगा, क्या होगा, यूनिट, उसके बाद लैम्बडा का यूनिट क्या होगा,
तीन यूनिट्स है, हम लोगों को पता है SI, ESU, EMU. What is the SI unit? SI unit is, what is the SI unit of lambda? Q का क्या है? कूलम. कूलम ये लेंथ है मीटर, राइट? सो कूलम पर मीटर. SI unit is कूलम पर मीटर. What is the ESU unit? चार्ज का ESU यूनिट क्या होगा? स्टार्ट कूलम पर सेंटीमीटर. सो स्टार्ट कूलम पर सेंटीमीटर. EMU यूनिट चार्ज का क्या है? आप कूलम. सो आप कूलम पर सेंटीमीटर. उस हिसाब से इसका क्या होगा? क्या होगा? एरिया का मीटर स्क्वायर. सो कूलम पर SI यूनिट, कूलम पर मीटर स्क्वायर. यहाँ पे स्टार्ट कूलम पर ESU क्या होगा? स्टार्ट कूलम पर सेंटीमीटर स्क्वायर. इसका सॉरी आप कूलम पर क्या होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर. वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो का SI यूनिट क्या होगा? कूलम पर वॉल्यूम मीटर क्यूब. ओके, सो मीटर क्यूब. ESU यूनिट स्टार्ट कूलम पर सेंटीमीटर क्यूब. उसके बाद आप कूलम पर सेंटीमीटर क्यूब. ओके, डेफिनेशन हुआ, इक्वेशन हुआ, यूनिट हो गया, डायमेंशंस. उसके बाद क्या होगा? डायमेंशंस. डायमेंशन क्या होगा? Q by L. ओके, सो Q by L क्या होगा? चार्ज का 8 बाई लेंथ. लेंथ क्या होगा? वही है. ओके, सो हम क्या बोल सकते हैं? A1 T1 L minus 1. Or simply we can remember 8 minus 1. Okay, so you can write also what is the dimensional formula for sigma. Write it down. क्या होगा? इस हिसाब से आप लिख सकते हो. सिग्मा का डायमेंशन क्या होगा? Similarly you can write this. Okay, Q by A क्या होगा? 8, राइट? एरिया का L स्क्वायर. सो सिग्मा, डायमेंशन ऑफ सिग्मा इज 8 minus 2. इसका क्या हुआ? 8 minus 1, 8 minus 2. अंदाजा लगाए क्या होगा? अंदाजा आप लगा सकते हैं. सिग्मा का हुआ अगर 8 minus 2, लैम्ब्डा का हुआ 8 minus 1, तो रो का क्या होगा? रो का मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, आप बोल सकते हैं क्या होगा? 8 minus 3. ओके, हो गया. डेफिनेशन, इक्वेशन, यूनिट हमारा. उसके बाद डायमेंशन क्लियर हो गया. लर्निंग गोल से आप देख सकते हो. ओके, लर्निंग गोल से आप देख सकते हो. थोड़ा रिमाइंड कर लो. अभी के लिए इतना ही. नेक्स्ट क्लास में हम प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में बताएंगे. सो ध्यान से वीडियो देखिए. ओके, ठीक है. थैंक यू. So after that we have told that what about distribution of charge, means what are the different formulas. After that we have told what? The continuous distribution of charge. Okay, now from here we will discuss about what are the basic properties of charge. Okay, what are the basic properties of charge? फर्स्ट चार्ज के बारे में हम लोग पता लग गया. उसके बाद what are the different types of charge?
उसके बाद वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होके रहते हैं अभी हम बताएंगे। उसका प्रॉपर्टी क्या है, कितने प्रॉपर्टीज है, उसका बेसिक 4 प्रॉपर्टीज है। ओके, सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज additive nature. What? Additive nature of charge. Additive nature. So what is additive nature of charge? Now it states that total charge of a system, total charge of a system is the algebraic sum of all the individual charges. Okay, total charge of a system is equal to the algebraic sum of all the individual charges. क्यों हम algebraically ऐड करते हैं? इससे पहले हम बोले थे कि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए हम इसको algebraically ऐड कर सकते हैं, राइट? सो मान लो कि एक सिस्टम में, मान लो आपके रूम जहां पे बैठे हो अभी, उसी रूम पे 3 चार्ज ऑब्जेक्ट्स हैं। कितने हैं? 3 चार्ज ऑब्जेक्ट्स हैं। उसमें से एक में चार्ज है 2 कूलम, ओके, दूसरे पे है -5 कूलम, तीसरे पे है 20 कूलम। सो टोटल सिस्टम में हमारा क्या, कितने चार्ज हो गया? 3 चार्ज। सो हम बोलना चाहते हैं कि ये सिस्टम में टोटल चार्ज क्या है, टोटल इस सिस्टम का टोटल चार्ज कितना होगा, टोटल चार्ज Q टोटल कितना होगा। ये सभी चार्ज को हम algebraically ऐड कर सकते हैं। सो algebraically ऐड करेंगे तो क्या होगा, 2 minus 5 plus 20 coulomb. How much? -3 plus 20. How much? How much? 17 coulomb. Okay. तो टोटल चार्ज सिस्टम का कितना हो गया? 17 कूलम। हम कैसे ऐड किए? algebraically ऐड किए। सो इट स्टेट्स दैट टोटल चार्ज, additive nature of charge states that total charge of a system is the algebraic sum of all the individual charges. That is Q equal to, total Q equal to Q1 plus Q2 plus Q3, जितने भी चार्ज होगा उसको हम algebraically ऐड करते चलेंगे। ओके, नेक्स्ट थिंग है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी चार्ज का क्या होगा? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ओके, सो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। सेकंड थिंग इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? कंजर्व मीन्स आप लोगों को पहले पता होगा, शायद आपको फर्स्ट ईयर में पता होगा कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, रेडियल मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऐसे आप लोगों को पता होगा। कंजर्वेशन मीन्स कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है? यहाँ पे चार्ज कांस्टेंट कैसे होता है हम ये पता करेंगे यहाँ पे। ओके, सो इट स्टेट्स दैट फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, एक सिस्टम जो किसी पे कंटैक्ट नहीं है, मतलब और कोई दूसरा चार्ज उस सिस्टम में कंटैक्ट नहीं है। सो फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, एक सिस्टम जो आइसोलेट है बाहर की दुनिया से। ओके, सो फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल चार्ज इज कंजर्व्ड। टोटल चार्ज आइसोलेटेड सिस्टम में कंजर्व्ड होता है, कांस्टेंट होता है, क्योंकि चार्ज हम लोग तो क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। सो क्या होगा? सिर्फ ट्रांसफर होगा, एक बड़ी से दूसरे बड़ी पे क्या होगा? चार्ज ट्रांसफर होगा। So it can neither be created nor be destroyed. What? Charge. Charge can neither be created nor be destroyed, but it only transfers from one body to another body. एग्जाम्पल के तौर से आप ले सकते हैं कि जितने भी केमिस्ट्री का जितने भी रिएक्शन से कोई भी उठा लो, सपोज Na+ Cl- के साथ मिलने से क्या होगा? NaCl हो जाएगा। ये आप लोगों को पता होगा क्या है? रिएक्टेंट साइड, यहाँ पे ये है प्रोडक्ट साइड। सो इस एग्जाम्पल पे हम देखना चाहते हैं कि चार्ज कैसे कंजर्व होता है। Na+ मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है, तो इसका चार्ज कितना हो गया? +E, राइट? Cl- मतलब ये चार्ज
गेन क्या है, मतलब उसमें ज्यादा एक इलेक्ट्रॉन आ गया, तो उसका चार्ज क्या हो गया, माइनस ई। ओके, कितना हुआ, माइनस ई। अगर ये टोटल रिएक्टेंट साइड पे हमारा टोटल चार्ज कितना है, प्लस ई प्लस माइनस ई, मतलब ई माइनस ई कैंसिल आउट हो गया। टोटल चार्ज यहाँ पे कितना, रिएक्टेंट साइड पे टोटल चार्ज कितना हो गया, क्यू टोटल रिएक्टेंट साइड पे 0 हो गया। प्रोडक्ट साइड पे NaCl क्या है, ये क्या है, चार्जलेस न्यूट्रल। टोटल चार्ज कितना है रिएक्ट प्रोडक्ट साइड पे 0। ओके, सिंस इट इज ए न्यूट्रल, सो टोटल चार्ज इस तरफ 0। रिएक्टेंट पे टोटल चार्ज 0 हो गया, प्रोडक्ट पे टोटल चार्ज 0 हो गया। कोई भी केमिस्ट्री का आप रिएक्शन ले सकते हो जहां पे आप देख सकते हो कि कंजर्व हो रहा है चार्ज, मतलब आपका रिएक्टेंट पे जितने भी चार्ज होगा टोटल चार्ज प्रोडक्ट में उतना ही होगा। सो चार्ज कंजर्व ही होता है, मतलब कांस्टेंट ही रहता है। रिएक्टेंट में जितना प्रोडक्ट में उतना ही रहता है, क्योंकि हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते या फिर क्रिएट भी नहीं कर सकते, राइट। ओके, सो 2 प्रॉपर्टी हो गया। उसके बाद तीसरा प्रॉपर्टी क्या होगा, थर्ड प्रॉपर्टी। समझ में आ रहा है ना ये? ओके, नेक्स्ट थिंग, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी पता है आपको, नहीं? ओके, थर्ड प्रॉपर्टी इज क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो बोलोगे कि सर क्वांटाइजेशन, ये कुछ नाम सुना सुना सा लग रहा है या नहीं? ओके, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मतलब अभी अभी हमने बोला था कि एक सिस्टम में टोटल चार्ज कितना आया था, 17 कूलम आया था। अगर एक सिस्टम में 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो उस सिस्टम का चार्ज क्या होगा, 2e हो सकता है, सॉरी -2 होगा। ओके, एक्सेस है तो लेस होगा, तो सपोज लेस है, 3 इलेक्ट्रॉन लेस है, सो प्लस, ऐसे करके हम बोल सकते हैं कि प्लस 5e माइनस 16e। अब चार्ज जितना भी लिख लो, e के साथ एक इंटीजर हमेशा मल्टीप्लाई ही होता है, -2 +3 +5 -16, न्यूट्रल पे 0 इंटू ई। सो कितना कितना e से मल्टीप्लाई हो रहा है, सिर्फ इंटीजर वैल्यू ही मल्टीप्लाई हो रहा है, किसके साथ, e के साथ। क्यों, क्योंकि e से कम हम नहीं कर सकते हैं, वो सिर्फ एलिमेंटरी चार्ज है, उससे कम चार्ज हम नहीं ले सकते हैं, इसलिए हम इंटीजर के साथ e को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इस प्रॉपर्टी, इसे जैसा प्रॉपर्टी जो शो कर रहा है ना चार्ज, उसको हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है, मतलब कि टोटल चार्ज कैरिड बाय ए बॉडी, एक चार्ज बॉडी में टोटल चार्ज कितना होगा, टोटल चार्ज कैरिड बाय ए बॉडी इज ऑलवेज सम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंटरी चार्ज। दिस इज सिंपली याद रट्टा मार के रख लो कि क्वांटाइजेशन क्या है, चार्ज इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंटरी चार्ज। एन का वैल्यू क्या हो सकता है, इंटीजर का वैल्यू क्या हो सकता है, इंटीजर का वैल्यू हम ले सकते हैं 0 ±1 ±2, ऐसे आप ले सकते हो। ओके, सो ये हो गया आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, मतलब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंटरी चार्ज। टोटल चार्ज कैरिड बाय बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंटरी चार्ज। ओके, ये तीसरा प्रॉपर्टी हो गया। उसके बाद हम चौथा प्रॉपर्टी पे फोकस करने वाले हैं, वो एक ज्यादा बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज व्हाट, फोर्थ प्रॉपर्टी, इनवेरियंस ऑफ चार्ज। व्हाट, इनवेरियंस ऑफ चार्ज, इनवेरियंस ऑफ चार्ज। इनवेरियंस मतलब क्या है, इस जो प्रॉपर्टी हम जितने भी प्रॉपर्टी 4 प्रॉपर्टी बोल रहे हैं उस नाम से ही छुपा है, उसका मतलब क्या है। जैसे कि क्वांटाइजेशन मतलब इंटीग्रल मल्टीपल कंजर्वेशन, कांस्टेंट एडिटिव नेचर, ऐड करेंगे अलजेब्रिकली, उसी हिसाब से इनवेरियंस मतलब व्हाट, स्पीड के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। चार्ज एक सिस्टम है सपोज, या फिर आप एक ये मान लो, ये क्या है,
मार्कर है, राइट। सो इस मार्कर पे आप सपोज मान लो कि 2 कूलम चार्ज है, ओके। सो अभी ये मार्कर क्या है, रेस्ट पे है। अभी हम इसको फेंकेंगे कहां पे, आपके तरफ, ओके। सो यहां से घूम के गया आपके तरफ, अभी रेस्ट पे था, कितने 4 कूलम चार्ज था, अभी मूव कर रहा है सपोज 50 मीटर पर सेकंड पे स्पीड से मूव कर रहा है, ओके। सो मूव करने के टाइम इसका जो इस पे जो चार्ज होगा वो चेंज हो सकता है क्या, नहीं, चेंज नहीं होगा। आपके पास पहुंचने के बाद वही 4 कूलम रहेगा। यहां से कितना था, 4 कूलम था। मूव करने के टाइम क्या हुआ, 4 कूलम था। पहले स्पीड 0 था, पर मूव करने से 50 मीटर पर सेकंड पे मूव कर रहा था। तो स्पीड जितना भी हो, पर इस बॉडी का चार्ज चेंज नहीं हो रहा है, मतलब ये इनवेरियंस है, इनवेरियंस प्रॉपर्टी शो कर रहा है। सो इनवेरियंस ऑफ चार्ज इज व्हाट, इन एनी इनर्शियल फ्रेम। आप जिस इनर्शियल फ्रेम पे ले सकते हो, कोई भी चार्ज अगर मूव कर रहा है वो स्पीड के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। इन एनी इनर्शियल फ्रेम द चार्ज ऑफ ए बॉडी डज नॉट डिपेंड अपॉन व्हाट, द स्पीड ऑफ द चार्ज। So that is Q at rest is equal to what? Q in motion. वो सेम ही आएगा, मतलब चार्ज इज इनवेरिएंट, ओके। नेक्स्ट लास्ट प्रॉपर्टी आप बोल सकते हो, एक्चुअली ये 4 मेन प्रॉपर्टी है। ये क्या है, चार्ज कैन बी ट्रांसफरेबल, इट कैन ट्रांसफरेबल, it can transfer from one body to another. So these are the basic what properties, these are the basic properties of charge, these are the basic properties of charge: additive nature, conservation, quantization, invariance, transferable. अब in शॉर्ट में क्या याद कर सकते हैं, कैसे, यू कैन राइट व्हाट Q इज SC ट्रांसफरेबल। ये शॉर्ट में आप याद कर सकते हो। Q इज SC ट्रांसफरेबल। सर क्या है Q इज SC ट्रांसफरेबल? ओके, हम बताएंगे कि क्या है Q मतलब क्या है, क्वांटाइजेशन। E से इनवेरिएंस आ गया, ठीक है। देन A से एडिटिव नेचर आ गया, C से कहा कंजर्वेशन, ट्रांसफरेबल, ओके। सो ये सिंपल सेंटेंस आप याद करेंगे तो बेसिक प्रॉपर्टी आपको याद ही आ जाएगा, ओके, ठीक है, ठीक है। So quantization, invariance, additive nature, conservation and transferable. Q is SC transferable. Okay. अभी हम देखेंगे इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ चार्ज। ये हो गए बेसिक प्रॉपर्टी। उसके बाद हम एक चार्ज बॉडी कैसे फॉर्मेशन करते हैं, कैसे हम चार्ज बॉडी फॉर्मेशन करेंगे, उसके बारे में हम फोकस करने वाले हैं। ओके ओके ओके, कैसे हम चार्ज बॉडी फॉर्मेशन करेंगे। सो उसको बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ चार्ज मतलब चार्ज बॉडी फॉर्मेशन होने का जो प्रोसेस है, मेथड है, मेथड ऑफ formation of charged body, method of formation of what, charged body। charged body formation होगा, प्रोसेस को हम बोल सकते हैं कि वो इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ चार्ज है। the process of formation of charged body, the process of formation of charged body is known as electrification of charge। वो 3 तरह का होता है।
इलेक्ट्रिफिकेशन, तीन तरह का इलेक्ट्रिफिकेशन होता है, तीन प्रोसेस से हम इलेक्ट्रीफाई कर सकते हैं एक बॉडी को, मतलब चार्ज कर सकते हैं। पहला है क्या? पहला है बाय फ्रिक्शन। व्हाट? बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के वजह से हम इलेक्ट्रीफाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज बॉडी फॉर्मेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? बाय कंडक्शन। कंडक्शन है दूसरा प्रोसेस इलेक्ट्रिफिकेशन का। तीसरा प्रोसेस क्या है? बाय व्हाट? इंडक्शन। क्या है? इंडक्शन। ओके। बाय फ्रिक्शन मतलब एक बॉडी से दूसरे बॉडी को हम रब करेंगे, घिसेंगे। रब करने से चार्ज बॉडी फॉर्मेशन होता है। सो रबिंग करेंगे, यहाँ पे दो बॉडी को रबिंग करेंगे, रब करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे? कांटेक्ट करेंगे। ओके। यहाँ पे क्या होगा? एक बॉडी को दूसरे बॉडी के नजदीक रखेंगे, मतलब वेरी क्लोज। ओके। सो प्लेस्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे के आसपास ही रखेंगे। तो रखने से क्या होगा? रबिंग करने से क्या होता है? रबिंग करने से आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर हो जाता है। क्या होता है? ट्रांसफर हो जाता है। रबिंग करने से चार्ज ट्रांसफर हो जाता है। कांटेक्ट करने से क्या होता है ना? शेयरिंग हो जाता है। क्या होता है? चार्ज शेयरिंग होता है। मेरे पास है, तू ले ले। मेरे पास 10 कूलम है, तू ले ले 5 कूलम यार। सो कंडक्शन ऐसे ही होता है, कांटेक्ट करने से वो शेयर कर लेते हैं। इंडक्शन से क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है। चार्ज का डिस्प्लेसमेंट होता है इंडक्शन से। ओके। सो अभी ब्रीफली हम बता रहे हैं कि फ्रिक्शन से रबिंग करने से ट्रांसफर होता है चार्ज, कंडक्शन में कांटेक्ट करने से शेयरिंग होता है चार्ज, इंडक्शन में वेरी क्लोज रखने से डिस्प्लेसमेंट होता है। सो व्हाट डू यू मीन बाय फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी? What do you mean by frictional electricity? Frictional electricity, conductional electricity and inductional electricity. Okay. So frictional electricity मतलब formation of charged body by friction is known as frictional electricity. Formation of charged body by conduction is known as conductional electricity. Formation of charged body by induction is known as inductional electricity. Okay. So friction में क्या होता है पहले हम ये देखने वाले हैं। ठीक है। फ्रिक्शन पे कैसे चार्ज बॉडी फॉर्मेशन होता है अभी हम देखने वाले हैं। राइट? ओके। सो फ्रिक्शन बाय फ्रिक्शन। ओके। हमारे पास यहाँ पे एक न्यूट्रल बॉडी है। क्या है? ये न्यूट्रल है। दूसरे एक बॉडी लिए, वो क्या है? बी। उसका नाम क्या है? बी है। वो भी न्यूट्रल है। अभी हम ए को बी के साथ रब करेंगे। क्या करेंगे? रबिंग करेंगे। सो रब करने से क्या होगा? एक दूसरे से चार्ज ट्रांसफर होगा। क्या होगा? ट्रांसफर होगा। क्यों ट्रांसफर होगा? ए से बी होगा या बी से ए होगा। ऑक्टेट रूल क्या है? ऑक्टेट रूल के हिसाब से जो देना चाहता है वो दे सकता है, जो लेना चाहता है वो ले सकता है। मतलब ऑक्टेट मतलब 8। सो 8 आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे 8 इलेक्ट्रॉन होने के लिए अगर किसी को जरूरत पड़ रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन, तो वो ला सकता है। मतलब वो रिसीव करेगा। रिसीव करने से वो क्या होगा? नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। जो डोनेट किया वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया। उस हिसाब से ए और बी दो न्यूट्रल बॉडी है। अगर हम दोनों को रब करेंगे तो बाद में आफ्टर रबिंग करने के बाद
क्या होगा ना, इसमें से एक हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज। कौन सा पॉजिटिव होगा? जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। दूसरा हो जाएगा क्या? नेगेटिव चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। समझ में आ गया? तो बाई फ्रिक्शन से ये अभी दोनों चार्ज बॉडी फॉर्मेशन हो गया। एक पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है, मतलब दो न्यूट्रल बॉडी से हम तो चार्ज बॉडी अपोजिटली चार्ज बॉडी फॉर्मेशन हो गया। सो इस बोलेंगे फ्रिक्शनल, बाय फ्रिक्शन इलेक्ट्रिक चार्ज इज फॉर्म्ड। ओके, नेक्स्ट थिंग, व्हाट इज द नेक्स्ट प्रोसेस? व्हाट इज द नेक्स्ट प्रोसेस? दूसरा है बाय कंडक्शन। व्हाट? बाय कंडक्शन। सो कंडक्शन में क्या होगा? हम एक बॉडी को दूसरे बॉडी के साथ क्या करेंगे? कांटेक्ट करेंगे। कांटेक्ट करने से क्या होगा? अच्छा, उससे पहले कांटेक्ट करने से पहले ये हमारा सपोज पॉजिटिवली चार्ज, इसमें डेंसिटी है। ओके, सो ये पॉजिटिव, कितना पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे? 6। दूसरा बॉडी न्यूट्रल है, तो उस हिसाब से ये कांटेक्ट करने से क्या होगा? यहाँ पे आप नेगेटिव चार्ज भी ले सकते हो, जो भी। ओके, सो ये कांटेक्ट करने से क्या होगा कि यहाँ पे जो चार्ज है वहां से दूसरे बॉडी के ऊपर चार्ज वो शेयर करेगा। ओके, जो भी ले सकते हो, पॉजिटिव या नेगेटिव, आपके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। नेगेटिव लेंगे, ओके, नेगेटिव ले सकते हैं, कुछ भी। सो अगर ये नेगेटिव चार्ज है, कितना? 6 नेगेटिव चार्ज है। ओके, सो क्या होगा? ये 6 से यहाँ पे चार्ज फ्लो करेगा। क्यों चार्ज फ्लो करेगा? आप लोगों को पता होगा कि हमेशा वाटर हायर लेवल से लोअर लेवल पे फ्लो कर रहा होता है, और हीट हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर पे फ्लो कर रहा है, हमेशा फ्लो करता है ऐसे ही। ओके, कभी आपने देखा है कि लोअर से हायर फ्लो होगा? नहीं ना? ओके, सो उस हिसाब से यहाँ पे चार्ज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे चार्ज फ्लो होना शुरू करेगा। कब तक वे फ्लो करेंगे? जब तक पोटेंशियल दोनों पे सेम नहीं हो जाता, तब तक वो चार्ज फ्लो करते रहेंगे। सपोज यहाँ पे अभी 6 है, ये कांटेक्ट होने के बाद यहाँ पे आप ले सकते हैं कितना? यहाँ पे आप 3 नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे 3 नेगेटिव चार्ज हो गया। सो कांटेक्ट करने के बाद वो चार्ज आधा हो जाएगा। अगर यहाँ पे 10 कूलम चार्ज है, ये एक न्यूट्रल बॉडी है, आप उसको कांटेक्ट करेंगे तो यहाँ पे 10 था पहले, सपोज यहाँ पे 10 कूलम चार्ज थे, वो न्यूट्रल था। यहाँ पे हो जाएगा आपका 5 कूलम, यहाँ पे भी 5 कूलम चार्ज हो जाएगा। जितने भी होगा उससे आधा ही हो जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं? ओके, सो यहाँ पे क्या हुआ? नेगेटिवली चार्ज बॉडी न्यूट्रल से कांटेक्ट करने से दो सिमिलर चार्ज बॉडी, मतलब नेगेटिव चार्ज बॉडी फॉर्मेशन हुआ। पॉजिटिव से अगर न्यूट्रल को कांटेक्ट करेंगे तो दोनों पॉजिटिव आएंगे। ये जो होगा उस हिसाब से ये बॉडीज आएंगे चार्ज बॉडी। ओके, इससे पहले हम जो फ्रिक्शन के बारे में बोल रहे थे, वहां पे क्या हुआ था? फ्रिक्शन पे क्या हुआ था? वहां पे दो अपोजिटली चार्ज बॉडी फॉर्मेशन हुए थे, और यहाँ पे क्या हो रहा है? दो सिमिलर चार्ज बॉडी फॉर्मेशन हो रहा है, राइट? यहाँ पे दो सिमिलर चार्ज बॉडी फॉर्मेशन हो रहा है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस, थर्ड प्रोसेस क्या है? बाय व्हाट? थर्ड प्रोसेस है बाय कंडक्शन। ओके, इलेक्ट्रिफिकेशन, सॉरी बाय इंडक्शन। बाय इंडक्शन से कैसे होता है चार्ज बॉडी फॉर्मेशन, हम यहाँ पे बताएंगे। ओके,
इंडक्शन में क्या होता है, नहीं इंड्यूस करेंगे, क्या हो गए इंड्यूस। पहले तो हमारे पास सपोज ये पहला बड़ी है क्या ए, ओके। उसके बाद उसके बिल्कुल नजदीक लाएंगे दूसरा बड़ी बी। इसमें से आप बोल सकते हो कि ये जो पहला बड़ी है इसमें सपोज पॉजिटिव चार्ज है, कितना होगा, जितना भी हुआ होगा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होकर रहा होगा, तो कितना है 5 पॉजिटिव चार्ज। इस बड़ी को हम बोल सकते हैं कि इंड्यूसिंग बड़ी, क्या इंड्यूसिंग बड़ी। अगर इस इंड्यूसिंग बड़ी पे चार्ज है 5 प्लस चार्ज, पर ये न्यूट्रल, मतलब यहाँ पे इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव चार्ज होगा। तो जब ये नजदीक रखेंगे, ये बड़ी को बी बड़ी के नजदीक रखेंगे, ये न्यूट्रल था पहले, नजदीक रखने से क्या होगा कि ये जो पॉजिटिव चार्जेस होंगे वो दूसरे बड़ी के आसपास ही आ जाएंगे 4 5। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इक्वल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव चार्ज होगा। तो जो नेगेटिव चार्ज रहे होंगे वो इस तरफ आ जाएंगे। 5 से कोई मतलब नहीं, यहाँ पे ज्यादा भी हो सकते हैं, पर उस हिसाब से ये यहाँ पे रिसेट करके रहेंगे। सो neutral, since it is a neutral, B body is neutral, so it has equal amount of negative and positive charge. So positive charge कहाँ किस तरफ रहेंगे, इस तरफ रहेंगे, ओके। सो जब ऐसा कंडीशन अराइज हुआ होगा, जब ऐसा कंडीशन अराइज हुआ होगा तो इस साइड को हम यार्थिंग कर लेंगे। यार्थिंग मतलब यार्थिंग होने से क्या फायदा होगा हम बोलेंगे अभी। यार्थिंग होने से क्या फायदा होगा, तो ये हमारा इंड्यूसिंग बड़ी हो गया। ये कौन सा बड़ी है, हमारा इंड्यूस्ड बड़ी है, ये इंड्यूस्ड बड़ी। इस तरफ जो चार्ज है, ये चार्ज को हम बोल सकते हैं बाउंड चार्ज। क्यों हम इसको बाउंड चार्ज बोलेंगे, बाउंड चार्जेस, क्यों? क्योंकि ये दूसरे बड़ी के जो पॉजिटिव चार्जेस है उनके साथ बाउंड होके रहे हैं, इसलिए इसको बाउंड चार्ज बोलेंगे। और इस साइड में जो चार्ज है, इन चार्ज को हम बोल सकते हैं कि फ्री चार्ज। क्या फ्री चार्ज हम बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो चार्ज है, दिस चार्ज विल फ्री टू मूव, वो फ्रीली मूव कर सकता है, पर इस तरफ नहीं आ सकता, क्योंकि ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, वो अट्रैक्ट क्या होगा, अट्रैक्ट करेगा। बट यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो उसको रिपेल करेगा, इसलिए वो अट्रैक्ट होके नहीं आ रहा है, ठीक है। सो इस साइड पे पॉजिटिव चार्ज हो गया। अभी हम क्या करेंगे, यार्थिंग करने से, यार्थ इज रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके। सो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जितने भी यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा उस हिसाब से उतने ही इलेक्ट्रॉन आके इस साइड को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर लेगा। क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर लेगा। तो न्यूट्रलाइज करने से यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं होगा, नेक्स्ट प्रोसेस में कोई भी चार्ज नहीं होगा। तो जब ये न्यूट्रलाइज, दिस पोर्शन जब न्यूट्रलाइज हो गया तो हम ये यार्थिंग वायर को कट कर लेंगे। तो यहाँ पे अभी कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, क्योंकि हम यार्थिंग करने से ये न्यूट्रलाइज हो गया। तो अभी हमारे पास बी चार्ज में सिर्फ नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे ए में सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है। अभी हम सेपरेट कर लेंगे, तो क्या होगा, सेपरेट करने से ये दोनों चार्ज बॉडी में चार्जेस जो होगा वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होके रह जाएंगे। यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज जितने भी थे उस हिसाब से वही पॉजिटिव चार्ज ही रहेंगे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होके। कितने थे, 5। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो गया कितना, 5। सो इस हिसाब से बाय इंडक्शन हमारे पास दो अपोजिटली चार्ज बॉडी फॉर्मेशन हो गया। देखो यहाँ से ध्यान से देख सकते हो आप, क्या इंड्यूसिंग बॉडी पे हमारा जो चार्ज है वो चार्ज लास्ट में चेंज नहीं हो रहा है,
बट पहले जो न्यूट्रल था वो चेंज हो गया, क्या अपोजिट हो गया। उस हिसाब से अगर आप यहाँ पे नेगेटिव लोगे तो क्या होगा, इंड्यूस कहाँ पे, यहाँ पे कौन सा चार्ज इंड्यूस होगा। अगर यहाँ पे आप नेगेटिव लोगे तो इस तरफ पॉजिटिव आ जाएंगे, इस तरफ नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे। देन उसको यार्थिंग कर लेना। उसके बाद यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो यार्थ को चले जाएंगे। सो ये पार्ट फ्री चार्ज पार्ट न्यूट्रल हो जाएगा। यहाँ पे सिंपल पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ पे सिंपल नेगेटिव चार्ज होगा। तो फाइनली ये हो गया नेगेटिव हो जाएगा नेगेटिव, बी हो जाएगा पॉजिटिव, बट अपोजिटली चार्ज बॉडी विल बी फॉर्म्ड। ओके, तो दोस्तों समझ में आ रहा है या नहीं? ठीक से देख लो। ओके, ठीक से देख लो क्या हो रहा है। ओके, हो गया, हो गया। सो यहाँ पे हम देखेंगे कि सेकेंड बॉडी में जो चार्ज इंड्यूस हुआ वो कितने चार्ज इंड्यूस हुआ, उसका एक जनरल फॉर्मूला है। क्यू इंड्यूस का एक फॉर्मूला है, क्या है वो, माइनस क्यू होल इंटू 1 माइनस 1 बाई के। ये क्या है, ये इंड्यूस्ड बॉडी का चार्ज है। इस बॉडी पे फाइनली जो चार्ज रहा होगा, इंड्यूस हुआ होगा, वो कितना है ना। इस बॉडी पे जो चार्ज था ये है, ये क्या है, ये है इंड्यूसिंग बॉडी का चार्ज, इंड्यूसिंग चार्ज। ये क्या है, इंड्यूस्ड चार्ज। आप बोल रहे होंगे सर ये तो हो गया, पर ये के क्या है, हम लोग को तो पता नहीं है। वो क्या है, वो है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। हम बाद में बताएंगे इसके बारे में। सिर्फ मान लो कि वो मीडियम का, कोई भी मीडियम आप ले लो, उसी मीडियम का वो एक कांस्टेंट वैल्यू होता है। सो उसको हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक। किसी भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम आप ले लो, डाइलेक्ट्रिक मीडियम बाद में भी बताएंगे। फर्स्ट सिंपली ये आप याद रख लो कि के यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, सॉरी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ओके, समझ में आ रहा है, आ रहा है कि नहीं? ये इंड्यूस चार्ज हो गया, उसके बाद इंड्यूसिंग चार्ज क्यू हो गया, नहीं? ओके, क्या हो गया हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अगर हम एयर पे लेंगे तो क्या होगा, अगर हम एयर पे लेंगे, केस 1, अगर हम एयर पे लेंगे, एयर के लिए हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू 1 ही है। एयर के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये जो फॉर्मूला है वो 1 ही है। सो उस हिसाब से हम फॉर्मूला में पुट करेंगे। तो एयर पे सपोज हम पूछना चाहते हैं कि एक चार्ज बॉडी है, हम एयर पे रखेंगे तो एयर में कितना चार्ज इंड्यूस होगा या नहीं, अंदाजा लगाओ, होगा, देखते हैं। तो क्यू इंड्यूस इक्वल टू माइनस क्यू होल इंटू 1 माइनस 1 बाई के। एयर पे कितना है, 1 है, सो 1 बाई 1, 1 बाई 1 माइनस 1 0। सो कितना चार्ज इंड्यूस होगा, 0। अगर एक चार्ज बॉडी को एयर पे आप रखेंगे तो कुछ भी इंड्यूस नहीं होगा। ऐसा हुआ होता तो एक आप मतलब वायर को रखेंगे तो सभी चार्ज हो जाएंगे, ठीक है? तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों। नेक्स्ट हम देखेंगे एक मेटल कंडक्टर। सपोज अगर हम एक मेटल कंडक्टर रखेंगे, केस 2, एक मेटल कंडक्टर पे, मेटल कंडक्टर पे कितना चार्ज इंड्यूस हुआ होगा। मेटल कंडक्टर के लिए के का वैल्यू है हमारा इंफिनिटी, वेरी लार्ज वैल्यू है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मेटल कंडक्टर के लिए। ओके, सो इस फॉर्मूला पे पुट करेंगे, उसपे मेटल कंडक्टर पे कितना चार्ज इंड्यूस हुआ होगा। क्यू इंड्यूस इक्वल टू माइनस क्यू होल इंटू 1 माइनस 1 बाई इंफिनिटी। 1 बाई इंफिनिटी का वैल्यू क्या है, 0 है। सो माइनस क्यू 1 माइनस 0। तो फाइनली क्यू इंड्यूस कितना आ गया, माइनस क्यू।
सो एग्जैक्टली ऑपोजिट चार्ज इंड्यूस होगा। अगर आपके पास 2 कूलम चार्ज है तो इंड्यूस्ड बॉडी में -2 कूलम चार्ज इंड्यूस होगा। ओके, -4 कूलम है तो +4 कूलम इंड्यूस होगा, 15 कूलम है तो -15 कूलम इंड्यूस होगा, -20 कूलम है तो +20 कूलम इंड्यूस होगा, Q है तो -Q इंड्यूस होगा, -Q है तो +Q इंड्यूस होगा। ओके, नेक्स्ट केस 3 हम देखेंगे। अगर एक डाइलेक्ट्रिक रखेंगे, केस 3 एक अगर डाइलेक्ट्रिक रखेंगे, डाई इलेक्ट्रिक पर्टिकुलर डाइलेक्ट्रिक रखेंगे तो क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक का पर्टिकुलर वैल्यू होगा, फाइनाइट वैल्यू होगा, पर्टिकुलर वैल्यू फाइनाइट होगा। डाइलेक्ट्रिक उसका कुछ भी आप ले सकते हो, 2, 3, 5, 4 पर्टिकुलर डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पर्टिकुलर वैल्यू है। सो उस हिसाब से के अगर फाइनाइट होगा तो क्या होगा, क्यू इंड्यूस कितना होगा, -Q होल इनटू 1 माइनस 1 बाई व्हाट, 1 माइनस 1 बाई के फाइनाइट वैल्यू है। क्या लेंगे, सपोज हम 25 लेंगे। ओके, सपोज हम 25 लेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या होगा, क्या -Q 25 - 1 24 बाई 25। ओके, सो यहां पे हम देख सकते हैं कि जो Q इंड्यूस है, ओके, उसका मैग्नीट्यूड इज लेस देन द मैग्नीट्यूड ऑफ व्हाट, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूसिंग चार्ज। देखो ये 0 पॉइंट समथिंग होगा। सो Q इंड्यूस से माइनस हम हटा देंगे तो मैग्नीट्यूड लेंगे तो Q इंड्यूस हमेशा लेस देन Q ही होगा। ओके, तो दोस्तों अभी तक इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम बाद में बताएंगे, चार्ज मास का डिफरेंस देखेंगे, उसके बाद परमिटिविटी के बारे में देखेंगे। सो देखते रहिए हमारा ये चैनल। थैंक यू वेरी मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो कीजिए, जो मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, थैंक यू।